हेलो माय डियर, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखलाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेशन दिया हुआ हो, अगर हिंदी में एक वाक्य दिया हुआ हो तो उसे हम कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो माय डियर, मैंने पहली वीडियो में मैं टेंस की सीरीज में पहली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया हूँ, जिसमें मैंने बताया हूँ कि कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके ही कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि टेंस के बिना अंग्रेजी सीखने की कल्पना ये बेईमानी होगा। अगर आपको लगता है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, तो आपको सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि टेंस के बगैर ना आप वॉइस बना पाएंगे, ना नरेशन बना पाएंगे, ना तो कोई अपने मन के फीलिंग्स को आप अंग्रेजी में लिखकर आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो इसीलिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है और टेंस सीखने के लिए आपको थोड़ा समय देने की भी आवश्यकता है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे मैं पहचानूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो माय डियर, पहचान में मैंने लिखा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहे, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। जो अभी काम चल रहा है, जो लगातार काम चल रहा है, जारी है, जो एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे वाक्य को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहेंगे। तो उसको आसान तरीके में समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि रहा है, रही है, रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राम आम खा रहा है। अगर मैं इस वाक्य को आपको बताऊं कि राम आम खा रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो जो खाने का जो क्रिया है, जो खाने का जो काम है, वो अभी भी चल रहा है, जारी है, यानी कार्य जो है वो अभी भी जारी है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा संक्षेप में मैंने आपको पहचानने के लिए लिखा हूं कि जिसके अंत में, जिस क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहे, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिया, राम आम खा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं। देखिए यहां पर रहा है, क्या कर रहा? खा रहा है। देखिए, खा रहा है, जा रहा हूं। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब आ गया बात कि इसको मैं अनुवाद कैसे करूंगा। अगर हिंदी दिया हुआ है तो हिंदी को अंग्रेजी बनाऊंगा कैसे? इसके लिए आपको स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर में देखिए मैंने लिखा है पॉजिटिव, और ये मैंने सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखा है। अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव क्या होता है? तो माय डियर, मैंने टेंस की पहली वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया था, उसमें मैंने बता चुका हूं कि टेंस के अनुसार सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। जनरली सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कौन कौन, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां नंबर हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन टेंस जब बनाने आएंगे, जब टेंस को बनाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो उस समय सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये 4 सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और चारों सेंटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है, चारों का अपना अपना फॉर्मूला है, चारों का अपना अपना बनावट है। इन चारों को हमने स्ट्रक्चर को भी मैंने यहां पर लिख दिया है। अब चले माय डियर, अब यहां पर पॉजिटिव में जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब बोलेंगे अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो मैंने फिर पहली वीडियो में आप जाइए, पहली वीडियो को देखिए कि सब्जेक्ट, उसमें मैंने क्या बताया। फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता और कर्ता मतलब करने वाला।
जिसके द्वारा काम संपन्न हो रहा हो या जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो वही कर्ता कहलाता है। राम आम खा रहा है, खाना क्रिया है, खाना कार्य है, खाने का काम चल रहा है, लेकिन किसके द्वारा, करने वाला कौन है, तो राम है। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा माय डियर। और खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आम हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, जो काम कर रहे हैं उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वही कर्म कहलाएगा। क्या काम कर रहा हूं, खा रहा हूं, तो खाने का काम जो हो रहा है वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या खा रहा हूं, तो आम खा रहा हूं। आम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है माय डियर। तो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको समझा दिया। इज आर एम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आम है। ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव जब रहेगा तो सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इज आर एम पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब में वर्ब का पहला रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इज आर एम पहले सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ये 4 स्ट्रक्चर सेंटेंस के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग कॉपी में जरूर इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है माय डियर। अब आपको बात आता है कि सर यहाँ पर इज आर एम कहाँ लगाएंगे, इज किसके साथ लगाएंगे, आर किसके साथ लगाएंगे और एम किसके साथ लगाएंगे। तो मैंने उसको भी यहाँ पर आसान कर दिया है। आई के साथ एम लगाइए, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगाइए, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगा दीजिएगा। और अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो सबसे पहले यह पहचान कीजिए कि यह कौन सा सेंटेंस है। तो माय डियर यह पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव ना नहीं लगा हुआ है, क्या भी नहीं लगा हुआ। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर मैं यहां लिख दूं कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं तो वो हो गया नेगेटिव। मैं अगर लिखूं क्या मैं पत्र लिख रहा हूं वो हो गया इंट्रोगेटिव। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं वो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से तुम बाजार जा रहे हो, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं यहां लगा दूं तुम बाजार नहीं जा रहे हो तो नेगेटिव। क्या तुम बाजार जा रहे हो, इंट्रोगेटिव। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो माय डियर सबसे पहले मुझे पहचान करना यह है कि कौन सा सेंटेंस है। अब मैं पहचान लिया ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आ जाइए पॉजिटिव का फार्मूला, यहां देख लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई। सब्जेक्ट किसे कहते हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, करने वाला सब्जेक्ट, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं और जो कर्ता मतलब करने वाला। तो यहां हो गया आई, उसके बाद इज आर एम। अब तीन में से कोई एक लगेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, यहां देख लीजिए आई के साथ एम लगेगा। यहां मैंने क्या लगा दिया, आई एम लगा दिया। अब क्या लगा हुआ है, वर्ब। वर्ब कौन सा है, लिखना। लिखना इंग्लिश क्या होता है, राइट, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, राइटिंग। आई एम राइटिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। अब क्या लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आ जाइए 2 नंबर में, तुम बाजार जा रहे हो। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, यू। ठीक है माय डियर। अब चले इज आर एम। तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे, इज का कि आर का कि एम का, तो माय डियर आर का प्रयोग होगा। क्यों होगा आर का प्रयोग, यहां देख लीजिए यू के साथ आर का प्रयोग हो गया, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ तो यू आर। उसके बाद क्या है, जा रहा, कहां जा रहा, गोइंग। वर्ब है, वर्ब में क्या लगा देंगे, वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो वर्ब हो गया आईएनजी। गो हो गया वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिए। और ऑब्जेक्ट, कहां जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट। ये हुआ आपका
दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर एम लगाया, यहां पर आर लगाया, अब है वह किताब पढ़ रहा है, तो यह कौन सा सेंटेंस है, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में आपका उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आ जाइए, यहां पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, उसके बाद इज आर एम क्या लगेगा, इज लगेगा, क्यों लगेगा, यहां देख लीजिए ही के साथ इज लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगता है, तो इसलिए यहां पर ही इज लगा दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब कौन सा है, रीड करना, पढ़ना वर्ब है रीड, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। उसके बाद है माय डियर ऑब्जेक्ट, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है माय डियर। तो इस प्रकार से आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिया हूं और मैंने समझाने का कोशिश किया हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को जो मैं बताया वो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अच्छा, और मैं अब बताने जा रहा हूं कि ये तो हुआ कि हिंदी में अगर लिखा रहे तो मैं पहचानूंगा, लेकिन अगर हिंदी ना लिखा रहे, अंग्रेजी में लिखा रहे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए हमें कुछ क्लू वर्ड की आवश्यकता होती है, वो क्लू वर्ड मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो माय डियर, मैंने इसके पहले बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाए वही सही है, एवं ये क्या बिल्कुल कि इसका प्रयोग क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, होता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। पर कहाँ नहीं होता है एवं कौन कौन से शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करें तो उचित होगा, उसको मैं आज यहां पर मैं लिखा हूं। जैसे देखिए स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बोलेंगे सर स्टैटिक वर्ब क्या होता है, तो माय डियर, ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाए, ऐसे वर्ब को स्टैटिक वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। स्टैटिक वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी उसे कहते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाए। इसे मैं 5 भागों में बांट कर देखा हूं। पहला नंबर में क्या बांटा हूं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ पोसेशन। ये 5 प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है, एवं प्रत्येक का मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लिया, शब्द लेकर बताया हूं कि इन वर्ड्स है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करके सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें तो उचित होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है, ऐसे वर्ब को स्टैटिक वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं। स्टैटिक वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब को हमने 5 वर्गों में बांटा है। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ पोसेशन। माय डियर, अब ये होता क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एक्सेट्रा, इस प्रकार के वर्ड में हम वर्ब का प्रयोग ना करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करें तो उचित होगा। आप सीइंग का प्रयोग नहीं करें, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग का प्रयोग ना करके अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं तो उचित होगा। नंबर 2 है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, लुक, रिसेंबल, सीम, अपीयर एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वांट, डिजायर, विश, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, माइंड, केयर। माइंडिंग करेंगे क्या, माइंडिंग करेंगे क्या, होपिंग लिखते हैं क्या। अब बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसमें आप आईएनजी नहीं लगता है, उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना उचित होता है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ पोसेशन, बिलोंग, ऑन, कंटेन, हैव एक्सेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ वर्ड है, ये कुछ शब्द है जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके
सिंपल प्रेजेंट में अगर किया जाए तो वह बेहतर होगा, वह बेटर होगा। ठीक है माय डियर, कुछ मैंने आपको एग्जांपल लिया, ज्यादा नहीं, जगह कम है इसलिए मैंने 5 ही एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं, इनकरेक्ट और ये करेक्ट है। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, वी आर सीइंग विथ आवर आईज, वी आर सीइंग, सीइंग, सी में आईएनजी लग गया। देखिए माय डियर, मैंने क्या कहा था कि सी में आईएनजी नहीं लगाया जाए, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आर हो, इज हो, एम हो और वर्ब में आईएनजी लग गया हो तो माय डियर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीइंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीइंग का प्रयोग ना करके इसको हम सी का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये क्या हो गया माय डियर, ये हो गया इनकरेक्ट। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, वी सी विथ आवर आईज, यह हुआ करेक्ट फॉर्म, यह हुआ सही, वी सी विथ आवर आईज। नंबर 2 माय डियर, वी आर स्मेलिंग। देखिए मैंने यहां लिखा था ना, सी में नहीं करने के लिए, स्मेल में नहीं करने के लिए मैंने बहुत सारा वर्ड दिया है। जगह कम होने की वजह से मैं प्रत्येक को ले नहीं पाया हूं, लेकिन मैं कुछ आपको सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए, समझाने के लिए मैंने 5 उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल, उसको थोड़ा समझिए। दूसरा नंबर, वी आर स्मेलिंग, वी आर स्मेलिंग, नो स्मेलिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्मेल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। नंबर 3 फीलिंग, देखिए फीलिंग ना होके क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। माय डियर देखिए, फील भी मैंने लिखवाया था। देखिए दूसरा नंबर, देखिए यहां पर फील मैंने लिखवाया था, आई हैव अ कार, यहां पर क्या लिखा हुआ, इनकरेक्ट। क्या, अगर आप कहते हो आई एम हैविंग अ कार, अगर आप कहते हो आई एम हैविंग अ कार, तो माय डियर वह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई हैव अ कार। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके सिंपल प्रेजेंट हो तो ज्यादा बेहतर है, उचित होगा। आई एम बिलीविंग इन गॉड, नो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। क्या होगा, आई बिलीव इन गॉड, क्या होगा, आई बिलीव इन गॉड। तो माय डियर इस प्रकार के सेंटेंस को देखकर आपको यह समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे शब्द है जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, और ऐसे ही वर्ब को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं या नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं। तो माय डियर मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट देने का जो कोशिश मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट में आने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टोटल 12 टेंस का मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लर्निंग के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे सीख सकें, और आपका सीखने से ही मेरा बताना या मेरा मेहनत करने का जो मेरा मेहनताना जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक भी बनता है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।